हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस पेपर 25-26 फॉर क्लास 12th, सब्जेक्ट एज यूजुअल अपना मैथमेटिक्स। ये जो सैंपल पेपर है ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अपने साइट पर अपलोड किया हुआ है और इसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके फाइनल एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन यहीं पर हो जाएगी, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका फाइनल एग्जाम आना है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बार मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। बायलिंगुअल आपका ये पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 80 नंबर है, 3 घंटे का पेपर है। पेपर मिलने से पहले आपने चेक करना है कि इसमें क्वेश्चन पूरे हैं या नहीं है, कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है, आंसर इस शीट का कोई पेज आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना होता, खाली छोड़ो तो उसको कट कर देते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पर आपने अपना रोल नंबर जरूर लिखना होता है। क्लियर है। और ये आगे क्वेश्चन पेपर के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं कि देयर आर 38 क्वेश्चंस एंड 5 सेक्शंस ए बी सी डी ई। सेक्शन ए कंटेन्स 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, जिसमें आपके एमसीक्यू भी आ जाएंगे, 1 वर्ड भी आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाएंगे और 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आ जाइए सेक्शन बी पर, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे 21 से 25 तक, हर एक के 2-2 नंबर होंगे विद इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन में आपको मिलेगी। सेक्शन सी पर आ जाइए, जिसमें 26 से 31 तक 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। और एक अब होट्स या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी डाला जाने लगा है इस सेक्शन में। क्लियर है। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे 32 टू 35, 5 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन ई एज यूजुअल अपना केस बेस्ड हमारा स्टडी क्वेश्चन जिसको बोल देते हैं होगा, और हर क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे। ईच क्वेश्चन इज कंपलसरी। जहां इंटरनल चॉइस होगी, यानी कि या तो ऊपर वाला या नीचे वाला बीच में और लिखा है, तो उनमें से कोई एक आप कर सकते हो। ठीक है। यू मस्ट अटैच द ग्राफ पेपर अलोंग विद योर आंसर बुक। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपको ग्राफ पेपर मिलता है एलपीपी के लिए और उसको आपने अपनी आंसर बुक के बीच में लगाकर उसको टैग करना होता है, अटैच करना होता है। क्लियर है। और आंसर बुक का जो नंबर है वो ग्राफ पेपर पर जरूर लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ग्राफ पेपर है वो फटकर अलग हो जाता है। अगर उस पर आपका आंसर बुक का सीरियल नंबर या रोल नंबर तो मत लिखना, क्योंकि रोल नंबर तो वहां चेंज हो जाते हैं। तो आंसर बुक पर जो एक सीरियल नंबर होता है उस सीरियल नंबर को ग्राफ पेपर पर जरूर डाल देना। एंड लास्ट, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो जल्दी से अब हम स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन ए का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 इज। मैं आपको केवल सॉल्यूशन नहीं दूंगी, मैं मेथड भी समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से ये लॉन्ग में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, या किसी क्वेश्चन के बीच में भी आ सकता है। तो आपको मेथड पता होना चाहिए। मान लो ये थीटा के इक्वल है, तो कोस थीटा आ गया -1/√2। -1/√2 वैल्यू होती है 45 पर। अब आपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, और जो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में होती है। तो इसे हमने 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल में ले जाना है। तो मैं एक तरीका, जिन बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, तो उनको मैं डायरेक्ट बता दूं कि आपने थीटा को जब भी ऐसी कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो इसको पाई में से पाई/4 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर 3π/4 आ जाएगा। क्लियर है। बाकी इसका एक लॉन्ग तरीका ये होता है कि कोस थीटा, यहाँ अब आप आइडेंटिटी लगाओ तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस पाई/4, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी होती है कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो ये 3π/4 बनेगा, तो दोनों तरफ कोस को हटा देंगे तो थीटा की वैल्यू 3π/4 आ जाएगी। क्लियर है। अब इसको मैं बिल्कुल वर्बल आपको बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये वैल्यू है कोस इनवर्स -1/√2। 1/√2 होती है पाई/4 पे, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस कोस पाई/4 आएगा। और इस माइनस को हटाने के लिए डायरेक्ट आप पाई में से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर एक 10-15 सेकंड में ही आ जाएगा।
ये लॉन्ग मेथड केवल मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से बता रही हूँ। क्लियर हो गया? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। द मैट्रिक्स, ये थोड़ा पेपर में एक ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा नीचे की तरफ ध्यान देना है कि जहाँ क्वेश्चन नंबर है उससे नीचे इंग्लिश में है, ये वाला हिंदी में है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स क्यूस मैट्रिक्स स्केलर। तो ध्यान से देखो भाई, डायगोनल एंट्रीज तो सारी जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए, लेकिन जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी तो यहाँ -5 और यहाँ 5 है। इसके नेचर से ही पता लग रहा है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं। ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका, तो ये डायरेक्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। फिर भी आप इसका ट्रांसपोज ले लो, ए का ट्रांसपोज लो। वर्बल बता दिया मैंने आंसर, एक 10 सेकंड भी नहीं लगे, मैंने वर्बल आंसर आपको बता दिया, लेकिन मैं करके भी बता रही हूँ। जिन बच्चों को रिवीजन की जरूरत है या रिवीजन आप अपना भूल चुके हो कि भैया क्या कॉन्सेप्ट है, तो ए ट्रांसपोज ले लो। ए ट्रांसपोज लोगे, ए ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये रो ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, यानी जितनी रो है वो कॉलम्स में बदल जाएंगी। तो 5 0 12 -8 -12 और 0, इनमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लो सब में से, तो 0 -5 8, इस रो में से भी तो 5 0 12 और -8 -12 और 0। अब ये जो चीज है ये हमारे इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो ये -a आ गया, ए का ट्रांसपोज ए का नेगेटिव आ गया, इसलिए ए हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये हमारा आंसर आ गया। फिर मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं थोड़ा टाइम लगा रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने में, वरना दूर से दिख रहा है कि डायगोनल एंट्री जीरो है और ये एलिमेंट्स एक दूसरे के, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव है, तो डायरेक्ट ये अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्केलर में तो क्या होता है, सारी डायगोनल एंट्रीज एक स्केलर होती है, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होती है, तो बाकी कंडीशन को ये पूरा नहीं कर रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ। देखो ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डेटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चे ये डिटर्मिनेंट है आपका 2 लैम्डा -3 0 2 5 और 1 1 3। इसको हमने करना है नॉन जीरो। एक्सपेंड कर दो, डायरेक्ट कर रही हूं मैं फर्स्ट रो से, तो 2 लेंगे तो ये रो कॉलम गया, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -5 हो गया, माइनस लैम्डा। अब लैम्डा के लिए ये रो कॉलम और ये रो गया, तो 3 0 0 -5, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 0 -5 और -3, ऐसे ही इसको कर दो तो ये हो जाएगा 0 -2 इज नॉट इक्वल टू 0। 6 में से 5 गया 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5 लैम्डा और इन दोनों को करोगे तो 6 इज नॉट इक्वल टू 0। 5 लैम्डा प्लस 8 0 नहीं होना चाहिए, तो लैम्डा -8/5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये देखो कहीं ऑप्शंस में है, नहीं है, तो नन ऑफ दीज, यानी कि हमारा डी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। If there are two values of a which makes this determinant is equal to 86, then the sum of these numbers, ध्यान से सुनना भाई, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू 86 के इक्वल है और इसके दो आंसर आ रहे हैं ए के। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ एक बार कि टू वैल्यूज ऑफ ए हैं और हमें सम ऑफ दीज नंबर्स बताना है कि वो जो ए की दो वैल्यूज आएंगी उनका सम क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो कंडीशन दी गई है उसको सॉल्व करो। 1 -2 5 2 a -1 0 4 2 a, इसको 86 के इक्वल कर दो और अब इसको एक्सपेंड कर लो। मैं इसको C1 से एक्सपेंड कर देती हूँ फर्स्ट कॉलम से, तो 1
इनटू, ध्यान देना भाई, एक्सपेंड करना, ये कॉलम और ये रो गया, तो ये हो गया 2a² माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देती हूँ। ब्रैकेट में ये आ गया 2a² प्लस 4। अब मैं कर रही हूँ सेकंड एलिमेंट, तो -2 आएगा, ये रो और ये कॉलम गया, तो ये बन गया -4a और 5 चौके 20 माइनस 20, ये बन गया -2। और ये अपना कौन सा रो चली गई थी, ये रो, और ये हाँ -4a -20 आ जाएगा, तो -4a -20 इज इक्वल टू 86। ये जीरो है तो जीरो बन जाएगा, तो बच्चे ये बन गया 2a² प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 8a और माइनस माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू 86। 2a² प्लस 8a, 40 और 4 44 और माइनस 86 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनने वाली है, इसको सॉल्व करेंगे। 2a² प्लस 8a, 8 6 में 4 गए 2 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, a² प्लस 4a माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टर बनाओ कि जोड़ो या घटाओ तो 4 आए और मल्टीप्लाई करो तो 21 आए। 7 तिया 21, 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मैं लिख रही हूँ a प्लस 7 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको फैक्टर्स बनाने, भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लंबा थोड़े करोगे। a की वैल्यू -7 आ गई और a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उनका सम बताना है। तो इनका सम -7 प्लस 3 -4 और -4 है ये ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप वेरिएशन देख सकते हैं क्वेश्चन की कि क्या है, कि आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, उससे आपने कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है। a आपका आंसर नहीं है, a की उन दो वैल्यूज का जो सम है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये चेंज है जिसे आपने पकड़ना है। आगे चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू दिस। y, अब देखो सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज हर क्वेश्चन में है, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा दे रखा है इसमें, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। अब मैं यहाँ एक बात बता दूं कि अगर आपका y log x है विद बेस e, तो y डैश आपका 1/x आता है, लेकिन यहाँ जो बेस है वो 7 है। तो एक आपका बेस चेंज फॉर्मूला आता है कि log ऑफ a और x है और हमें इसका बेस a से हटाकर b करना है या e करना है, तो हम क्या करते हैं, log x e और डिवाइडेड बाय इसका भी लॉगरिथम log a e। समझ में आई मेरी बात? दिस इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या बताया मैंने, बेस चेंज फॉर्मूला। अगर किसी बच्चे ने अब तक नहीं समझा है तो मैं बता देती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में सॉल्यूशंस कराती हूँ कि x का बेस लॉगरिथम पर a है, लेकिन हम तो e बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं, तो e बेस पर ले जाना है तो log x e आ जाएगा, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में जो ओल्ड बेस था a वो भी e पर चला जाएगा। क्लियर है? इसकी जगह b भी हो सकता था, अगर यहाँ b बेस करना है तो यहाँ भी b आ जाएगा। गॉट इट? तो अभी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इस बेस को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले अब हम इसका बेस चेंज करते हैं कि y इज इक्वल टू log ऑफ log x, बेस e कर दिया, e लिखते नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, और फिर 7 का भी log ऑफ 7 विद बेस e। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि भैया जो ये जो चीज थी वो ये है, इसका बेस ए है, तो यहाँ इसका बेस 7 है, तो इसका बेस ई कर दिया, तो जो ओल्ड बेस था उसे भी हम ई पर ले गए। क्लियर है? अब इस ई को मैं हटा दूंगी, इस ई को मैं हटा दूंगी, हम लगाते नहीं है, मतलब ई बेस के लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, नेचुरल बेस है ये हमारा, log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log 7।
अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा ध्यान दो, 1/log7 तो कांस्टेंट है, सिर्फ ये बचता है डिफरेंशिएट करने के लिए log ऑफ log x। इसको डिफरेंशिएट नहीं करना क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो dy बाई dx में 1/log7 तो बाहर आ जाएगा, और log x की डिफरेंशिएशन अभी मैं यहाँ आपको बता चुकी हूँ 1/x होती है, और यहाँ हमें करनी है log ऑफ log x की डिफरेंशिएशन जो कि बन जाएगी 1/log x, और इस log x को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/log x, और log x को फिर करेंगे तो 1/x। तो आंसर इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रखा, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/log7 मल्टीप्लाइड बाय log x मल्टीप्लाइड बाय x। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें एक बात का और ध्यान रखना कि ये यहाँ मिक्स मत कर देना। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन हो तो इस x को आप सबसे आगे भी ला सकते हो, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, समझ रहे हो ना, तीनों चीजें अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी थोड़ा अलग है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। अब देखो करना क्या, ये एक एक नंबर के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़े से लेवल इन्होंने ज्यादा दे रखा है। जी एक्स है कॉस इनवर्स एक्स, हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है df बाय dg। तो एक तरीका तो क्या है कि भैया आप पहले df बाय dx निकालो, फिर आप dg बाय dx निकालो और दोनों को कर दो डिवाइड। क्लियर हो रहा है? उसकी बजाय मैं इसको ही यहाँ यूज करती हूँ कि मैं इसे जी मान लेती हूँ, खाली जी, अल्फा भी मान सकते थे। जी मैंने ले लिया cos इनवर्स x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई cos g, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और इस वैल्यू को मैं f में पुट कर देती हूँ। क्लियर है? तो एफ एक्स मेरा हो गया, ये है f, नजर रखना मैं कहाँ पुट कर रही हूँ, ठीक है, ये है f, तो ये हो गया cos इनवर्स 2x² की जगह आ गया cos स्क्वेयर g -1। अब ये एक आइडेंटिटी है हमारी cos 2 थीटा की। देखो कितनी चीजें एक ही क्वेश्चन में यूज हो रही हैं। ये हो गया cos इनवर्स cos 2g, फॉर्मूला याद है या मैं याद दिलाऊं? cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वेयर थीटा -1। इज इट ओके? तो इसको मैंने यहाँ यूज किया, cos इनवर्स से cos खत्म होकर ये 2g रह जाएगा। अब लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू g, तो ये हो गया df बाय dg, और g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो g का डेरिवेटिव 1 आकर 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2। अगर आप इसे, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप इसे डिवाइड वाले मेथड से करते कि भैया पहले आप df बाई dx निकालते, फिर आप dg बाई dx निकालते, तो आपको इसकी डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट होता है, और इसका स्क्वेयर, या फिर इसका आपको इसको पुट करना पड़ता, पुट तो जब भी करना पड़ता, वो चीज मैंने यहाँ पर यूज कर ली है। ठीक है, जी एक्स था ना, तो इस जी एक्स को मैंने यहाँ पर जी मान लिया। एक नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा मतलब रफ में करके, रफ में ही करना है ये हमने। क्लियर हुआ? बार बार कह रही हूँ, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इफ fx is equal to 2x, gx is equal to x square by 2 plus 1, then which of the following can be a discontinuous function। ये दोनों तो कंटिन्यूस है, दिख रहे हैं, दोनों पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस होता है अनलेस डिनोमिनेटर में जीरो ना आ जाए। और कंटिन्यूस फंक्शंस का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होती है, केवल जो इसका रेशो होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ टू
कॉन्टिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस। क्यों? अगर किसी वैल्यू पर एफ एक्स जीरो है, जिन वैल्यू पर एफ एक्स जीरो बन जाएगा, कब बनेगा? एफ एक्स क्या? 2x एक्स जीरो। तो ये फंक्शन कैन बी बोल रहा है ना, डिसकंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इट मे बी, इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस। तो इसका जो आंसर है ये देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये गलती से इन्होंने, कंप्यूटर ने कहीं मिसप्रिंट कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेज व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मान लो साइड ए है, साइड ए है, और रेट ऑफ चेंज देखो, सेंटी ए की जगह से एक्स ले लो, साइड को एक्स ले लो, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो जो हमें दे रखा है वो साइड का रेट ऑफ चेंज, यानी कि जो डी एक्स बाई डी टी दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये हमें दे रखा है। एंड फाइंड द रेट एट विच एरिया इंक्रीजेज। आपको डिटेल चाहिए, पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर अपलोड है, 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पर अपलोड है। तो वहां जाकर आप इसको मेरी वीडियोस में देखें। मैंने बहुत डिटेल में ये चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छे से करा रखा है कि जहां भी ये इंक्रीज या चेंज ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो वो क्या करना होता है, हमें डिफरेंशिएशन करनी होती है। क्लियर है? तो रेट एट विच एरिया इंक्रीज का मतलब एरिया की डिफरेंशिएशन करनी है और इसको यूज करना है। व्हेन साइड इज 10, ये बाद की बात है। अब एरिया पे आ जाओ। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर। इसकी कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो √3/4 एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी की वैल्यू जो है वो 2 है, यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो गया √3/2x इंटू में 2, इसको यूज कर लिया, 2 से 2 कट गया और ये √3x आ गया। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। लेकिन हमने कब निकालना है? जब साइड 10 सेंटीमीटर हो। ये कलर बदल लेते हैं भाई। जब हमारी साइड कितनी हो? 10 सेंटीमीटर हो। तो x की जगह यहाँ 10 रख दो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो लॉन्ग में भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैं डिटेल सारी अच्छे से बता रही हूँ भैया बार बार आपको। तो ये हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, एरिया के लिए स्क्वायर और टाइम के लिए सेकंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स साइन स्क्वेयर एक्स बाय कोस स्क्वेयर एक्स, बहुत सिंपल है। डी एक्स बाय साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, यहाँ डी एक्स के साथ 1 है, इस 1 को लिख लो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई नहीं है भैया, सॉरी मल्टीप्लाई है भैया, मल्टीप्लाई है। ठीक है, वो मेरा ध्यान 1 पे था तो मैंने इसको भी प्लस कर दिया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर लो। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ सेपरेट। इसके नीचे इन दोनों को लाओगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, केवल कोस स्क्वायर बचेगा। इसके नीचे इन दोनों को लाओगे तो कोस स्क्वायर कट जाएगा, केवल साइन स्क्वायर बचेगा। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है भैया? सीकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट की होती है माइनस को टेंजेंट एक्स, और प्लस में सी। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन देख लो कौन सा है, बी करेक्ट आ रहा है। तो 9th का हमारा बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द कर्व फॉर विच the slope of tangent at any point is equal to the ratio of abscissa to the ordinate of the point is। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं है, थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। हिंदी में भी अब बच्चे कहते थे जी हिंदी में आएगा, हिंदी में तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। प्रवणता क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, समझ ही नहीं आएगा। द कर्व, इसके बाद फॉर विच को भूल जाओ, तो ये स्टेटमेंट है द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट।
द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, तो dy बाई dx इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट। एब्सिसा होता है x, ऑर्डिनेट होता है y, और रेशियो को हम हमेशा फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये है हमारी स्टेटमेंट कि भैया अगर dy बाई dx x बाय y के इक्वल है तो वो कर्व की इक्वेशन क्या होगी, यानी इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। कहानी समझ आ गई कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किस किस की रेशियो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। तो वो कर्व उस पॉइंट पर क्या बनेगा, इंटीग्रेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y dy इज इक्वल टू x dx, आगे इंटीग्रेट कर दो, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, सबको अपना राइट में ले जाओ। राइट में क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि x को आगे रखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, ये c तो कांस्टेंट है, लेफ्ट राइट कहीं ले जाओ, ये कांस्टेंट बन गया। अब ये क्या है, ये हाइपरबोला है। कैसा है हाइपरबोला, देखो वैसे तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन भाई लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का, तो आप थोड़ा सा बेस पे ध्यान दें, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें। अब आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है, 10 तक समझ आ गए ना। 11 पे आ जाओ, इंटीग्रेट 0 टू पाई बाय 4 cos x इंटू ई रेज टू पावर साइन एक्स dx क्या होगा। यहाँ साफ दिख रहा है कि भैया साइन की डिफरेंशिएशन cos होता है, पावर में है तो साइन x को t रख लो, डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx dt, ये dt बन गया और ये t हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गई e की पावर t dt। क्लियर है, तो इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं, e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t ही होती है, और e की पावर t का मतलब, अच्छा लिमिट भी है, लिमिट भी है भाई, लिमिट अभी लिख देते हैं। देखो यहाँ लिमिट ले लेते हैं कि जब x 0 है तो t हो जाएगा साइन 0 यानी 0, और जब x पाई बाई 4 है तो t हो जाएगा साइन पाई बाय 4, जो कि होता है 1 बाय रूट 2। तो लिमिट हो गई 0 से लेकर 1 बाय रूट 2 तक, तो c नहीं लगेगा अब यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0 से 1 बाय रूट 2। अपर लिमिट रख दो e की पावर 1 बाय रूट 2 माइनस e की पावर 0। क्लियर है, अब e की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो e की पावर 1 बाय रूट 2 माइनस 1, ये आंसर आना चाहिए। और भाई ये आंसर तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर एंगल पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 2 होता, क्लियर है, पाई बाई 2 होता तो यहाँ पर 1 आ जाता, यहाँ 1 आ जाता और e की पावर 1 हो जाता, और e माइनस 1 हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ कहीं एरर है, और इस तरह की एरर अगर आपके एग्जाम में भी होती है तो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट जरूर करके आना। अगर आप इसको भले ही गलत कराओ लेकिन आपने अटेम्प्ट कर रखा है और बोर्ड की तरफ से मिस्टेक हो गई तो आपको इसके नंबर जरूर मिलते हैं। तो बच्चे आंसर तो यही आएगा 1 बाय रूट 2 माइनस 1 ई रेज टू पावर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये तो वर्बल सा क्वेश्चन था। 13th पे आ जाओ, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। अब ध्यान से समझना, आपको एक वेक्टर ए दे रखा है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी दे रखा है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर और यूनिट लेंथ के कितने वेक्टर्स हैं, वेक्टर बताना है, 1 मिनट, नंबर ऑफ वेक्टर्स बताना है, वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना नहीं है, कि ऐसे कितने वेक्टर हैं जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से देख रखे हो तो ये बात मैंने बार बार बता रखी है कि किसी वेक्टर ए और किसी वेक्टर बी दोनों के जो परपेंडिकुलर होता है वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्लियर है, क्या होता है, वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होता है।
और क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए हमें इसे इसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इसे इसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और फिर क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास, और उस प्लस माइनस की वजह से ऐसे दो वेक्टर्स हमारे तैयार हो जाएंगे जो ए और बी के परपेंडिकुलर हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। अब इस चीज को थोड़ा सा आपने समझना है कि एक्स वाई, वैसे तो बहुत सिंपल है, एक्स वाई प्लेन में जिसकी भी पॉइंट की हमें रिफ्लेक्शन देखनी हो तो उसमें जेड का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ कोई पॉइंट है और इसे मैं एक्स वाई प्लेन अगर कह दूं, अगर मैं इसे एक्स वाई प्लेन कह दूं और यहाँ कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई प्लेन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि एक्स वाई प्लेन से जितना ऊपर है उतना ही नीचे इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो एक्स वाई वाली वैल्यू तो वही रहेंगी, ये एक्स वाली वैल्यू रहेगी और ये वाई वाली वैल्यू रहेगी। ये जो जेड है ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इस पॉइंट का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो चेंज होकर अल्फा बीटा माइनस गामा हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा 14th क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये भी आपका वेक्टर्स में से है, 3D में से है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन की आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2। किसी भी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, जिनमें वो लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास करती है और a b c उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं। और कार्टेशियन इक्वेशन होती है लाइन की, वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ए वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करती है, क्लियर है भाई। ए का मतलब होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और बी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर को दिखाता है, यानी कि ai प्लस bj प्लस सी के। अगर ये सारी बातें हमें क्लियर है तो हमें कुछ भी नहीं लिखना। हम जब इसको कंपेयर करते हैं, ध्यान देना, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू ये y प्लस 4 है और इसे मैं लिखूंगी y माइनस माइनस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। अब इस इक्वेशन को, ठीक है, और इस इक्वेशन को आप जरा कंपेयर अगर करते हो है तो हमारे पास क्या आ जाता है। एक मिनट, इसको रेक्टेंगल में फ्रेम कर देते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आप ध्यान से देखो कि x1 की जगह तो 5 आ रहा है, y1 की जगह -4 आ रहा है, z1 की जगह 6 आ रहा है, और a b और c की जगह 3 7 और 2 आ रहे हैं। तो हमारी जो कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, वो बन जाएगी 5i माइनस 4j प्लस 6k, और प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे वाले 3i प्लस 7j, ये j है भाई, प्लस 2k। अब इसको ढूंढो कहाँ है आंसर में, 5i माइनस 4j प्लस 6k, 3i प्लस 7j प्लस 4k, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, इस पे आ जाओ तो यहाँ माइनस नहीं, ये देखो यहाँ इन्होंने ना सब जगह 4 या 6 दे रखा है, तो ये भी नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है कि ये यहाँ गलत है, इसकी जगह यहाँ आना चाहिए 2k। तो फिर से आपका आंसर वैसे ये रॉन्ग है, लेकिन मैं फिर भी ए पर टिक लगा देती हूँ और फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ कि आपको आंसर जरूर लिख कर आना है। ऑप्शन ए में यहाँ फिलहाल लिख देती हूँ क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन ए को ठीक कर दिया है।
आपने इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, जो भी आंसर आपको अप्रोप्रिएट लगे लिखाना, क्योंकि जब ये डिस्कस होता है पेपर के बाद क्वेश्चन रॉन्ग हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं उसके। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। थ्री पर्सन्स ए बी एंड सी फायर एट ए टारगेट इन टर्न, बारी बारी से, पहले ए फायर कर रहा है, फिर बी फायर कर रहा है, फिर सी। स्टार्टिंग विद ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर 0.4, 0.3, 0.2 रिस्पेक्टिवली। यानी ए हिट कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बी हिट कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, सी हिट कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हिट्स का मतलब दो ही लोग मार पाएंगे टारगेट को, तीसरा फेल हो जाएगा, तो वो क्या है। अब इसके लिए ना एक छोटा सा, देखो मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगी कि मैं इसे डेसिमल में बदल दूंगी। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बार या ए डैश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1-4/10 यानी 6/10, और बी डैश हो जाएगी 1-3/10, और सी के ना होने की, हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/10। क्लियर है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हिट्स, तो इसमें तीन केस बनेंगे, ए हिट करेगा, बी करेगा, सी नहीं करेगा, या का मतलब और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब प्लस। ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। ए और सी ने हिट कर दिया, बी ने नहीं किया, ए ने हिट नहीं किया, बी और सी ने किया। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सी एंड सो ऑन। थोड़ा लंबा है ना, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे, ऐसे। डिटेल सॉल्यूशन नहीं चाहिए एक नंबर में, आप तो सब जितना कोशिश हो वो मतलब बिना फॉर्मूले को डिटेल में लिखे, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आपको तो एग्जाम में। तो ए की प्रोबेबिलिटी है बच्चे 4/10, बी की है 3/10, और सी डैश, ध्यान दे लेना, सी डैश की है 8/10 प्लस, पहला आ गया। दूसरे में बी डैश रखना है, तो ए की है 4/10, बी डैश की है 7/10, और सी के होने की है 2/10 प्लस। आ जाओ भाई, ए डैश कितना है 6/10, बी की 3/10 और 2/10। आप चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम 1 मार्क का कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 8 या 24, 24 चौके 96 बाय 1000। आप डेसिमल में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 4 7 28, दूनी 56 बटे 1000, 3 दूनी 6, 6 6 36 बाय 1000। इनको जोड़ देंगे, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 188 बटे 1000। ये हो जाएगा बच्चे 0.188, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपैरेटिवली थोड़े क्वेश्चंस लॉन्ग हैं 1 मार्क के हिसाब से, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। 17 पे आ जाओ। इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, देन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई है, x टी स्क्वेयर है, y टी क्यूब है। पहले आप निकालो डी एक्स बाई डी टी, 2t आएगा, फिर आप निकालो डी वाई बाई डी टी, 3t स्क्वेयर आएगा, फिर आप निकालो डी वाई बाई डी एक्स, जो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा, तो ये बन गया 3/2t। बच्चे अगेन डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो 3/2, टी का डेरिवेटिव 1, और टी का डेरिवेटिव 1 है, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ ध्यान देना भाई, ये जो dx बाई डी टी है वो 2t है, तो dt बाई डी एक्स इसका उल्टा 1/2t हो जाएगा, 3/2 और इनटू में 2t है, 1/2t भी कर सकते हो आप इसको, तो ये हो जाएगा 3/4t, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये आपको। भाई हमें यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, लेकिन ये तो जो डी वाई बाई डी एक्स तो टी का फंक्शन है, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू इसको x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो डी टी बाई डी एक्स बनेगा, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू इसको उल्टा करके यहाँ से हमने पुट कर दी है। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। इफ x इज रियल,
देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एच, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर का मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में हमने स्क्वायर देखना है, वैसे आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 8x+17 है, मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करूंगी तो 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। मुझे इसमें से 16 अलग करना है, या तो 16 जोड़ना और घटाना है, अदरवाइज मैं 17 को लिख देती हूँ 16+1। अब ये जो टर्म है इसको ध्यान से देखो, तो ये x-4 का होल स्क्वायर +1 है। अगर मैं इस फंक्शन को एफ नाम दे दूं तो अब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, कम से कम जीरो हो सकती है जब मैं यहाँ 4 रखूंगी। अगर मैं x की जगह 4 रखूं तो 4 पे जो इसकी वैल्यू है 0+1 1 आएगी, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप इसे एफ मान लेते, x² माइनस 8x+17, आप इसका डेरिवेटिव निकालो जो कि आ गया 2x-8, और इसका डबल डेरिवेटिव निकालो जो कि आ गया 2, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन मिनिमम है। फंक्शन मिनिमम कब है, जब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो रखोगे, उसको जीरो रखोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। अब 4 पर इसकी वैल्यू मिनिमम है, तो अब आप क्या करोगे कि इस फंक्शन में 4 रख दोगे। अब आप f4 निकालोगे तो वो 16 घटा 8 चौक 32 और जमा 17 जो कि 1 आ जाएगा। तो एक तरीका ये है करने का, और एक तरीका ये है, ये ज्यादा पॉपुलर रहता है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव से आप करते हो तो किसी भी तरीके से आप इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब हमारे दो क्वेश्चन रह जाते हैं, असर्शन एंड रीजन, जो कि सबको पता है कि आपको एक तो असर्शन गिवन होता है, एक रीजन गिवन होता है, दोनों को ट्रू फॉल्स चेक करते हैं, दोनों ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए लगाते हैं, दोनों ट्रू है लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा ए की तो बी लगाते हैं, ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी लगाते हैं, ए फॉल्स है आर ट्रू है तो डी ऑप्शन हम चूज करते हैं। तो आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 ये रहा, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट अगर कोई दो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उनकी प्रोडक्ट हो जाती है, तो ये तो भैया फॉल्स है, उनका एक्सक्लूसिव होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं वो एक्सक्लूसिव हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे कि इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। बिल्कुल ये तो अभी भी बताया है मैंने कि दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनकी प्रोडक्ट बन जाती है। इंटरसेक्शन की भाई मेरी बात सुनो, चाहे तो आप इसे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिख लो तो वो उसकी प्रोडक्ट बन जाएगी, और इसे हम ऐसे भी लिखते हैं अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट में बदल जाती है, समझ गए ना। प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट बन जाती है, क्लियर हो रहा है। तो ये ट्रू है, ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो ये देखो ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा 19th का। और अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए का 20th। These two vectors, vector A and vector B, are orthogonal for lambda is equal to -pi/2। रीजन भी देख लेते हैं एक बार, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। भैया ये तो बिल्कुल सही है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं। अब यहाँ चेक करो, ए डॉट बी चेक करो, तो ये हो गया 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k, इसको जीरो कर दो तो डॉट प्रोडक्ट सबको पता है, आई वाला कंपोनेंट आई वाले से हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई -5/2। और यही बात ये कह रहा है कि अगर ऑर्थोगोनल तो लैम्डा की वैल्यू -5/2 होगी, तो ए भी ट्रू हो गया, सुनो ध्यान से, बी भी ट्रू हो गया, और बी ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि इसी रिजल्ट को हमने यूज करा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 20th क्वेश्चन का। तो ये था कंप्लीट सेक्शन ए का सॉल्यूशन।
For any doubt, do write me in the comment box। और बच्चे आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।